हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बढ़ाने जा रहा हूं हैव टू और हैज़ टू का प्रयोग। मित्रों, अगर आप पहली बार इस वीडियो में आए हैं, अगर आप पहली बार हैव टू या हैज़ टू का क्लास देखने जा रहे हैं, तो आप यकीन रखिए कि आज के बाद कभी आप हैव टू या हैज़ टू का क्लास भूलेंगे नहीं। आज पढ़ने के बाद आपको 100% पूरे में श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि आज आपको हैव टू हैज़ टू का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और आज के बाद सिर्फ आप बोलेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। तो मित्रों, बिना समय को वेस्ट किए आइए हम लोग सीखते हैं और समझते हैं कि हैव टू या हैज़ टू का प्रयोग किस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, ध्यान देंगे दोस्तों, हैव टू और हैज़ टू वर्तमान की मजबूरी बताने के लिए होता है। जैसा कि मित्रों मैंने आपसे कहा कि मजबूरी बताने के लिए, मजबूरी का मतलब ये है, आप पहले वाक्यों को समझें दोस्तों, किस प्रकार के वाक्य होते हैं जिससे लगता है कि मजबूरी। वैसे एग्जैक्टली कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन आपके कहने से जो व्यक्ति कहता है ऐसे मतलब सेंटेंसेस जो हिंदी में बोलता है, उसके बातों से लगता है कि वो काम उसको मजबूरी में करना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रहे, इस हैव टू और हैज़ टू का जो क्लास है मित्रों, इसका प्रयोग ऐसे हिंदी वाक्यों के लिए होता है जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में पढ़ता है या करना है शब्द का प्रयोग होता है। जैसे आप बोलते हैं कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है दोस्तों, और लेकिन इसके पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा मित्रों कि हैव टू और हैज़ टू, मैंने दो चीज़ें लिखी हुई हैं वर्तमान की मजबूरी के लिए। तो किनके साथ हैव टू और किनके साथ हैज़ टू का प्रयोग होता है, तो सबसे पहले आप इसको जानेंगे, क्योंकि मैं इसके पहले से मैं इसको लिखा हुआ हूँ, तो आप जान लेंगे तो बढ़िया रहेगा। मित्रों ध्यान देंगे, ही, अगर सब्जेक्ट जो है ही है, सी है या नेम या इट होगा, तो इन सब्जेक्ट्स के साथ में हैज़ टू का प्रयोग होता है। और अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे है, तो इनके साथ में मित्रों हैव टू का प्रयोग होता है। और सबसे पहले यहाँ पर आप रूल भी समझ लेंगे तुरंत ही, इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, फिर हैव टू या हैज़ टू, तो आप समझ गए कि सब्जेक्ट के अनुसार आएगा हैव टू या हैज़ टू। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। मित्रों, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मुझे स्कूल जाना है या मुझे स्कूल जाना पड़ता है। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आप इस सेंटेंस को पहले समझें। देखिए, इस सेंटेंस के माध्यम से आपको क्या लग रहा है। जैसे अगर आप बोलते हैं कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो ऐसा सामने वाला सुनेगा आपकी बातों को ना, तो उसको लगेगा कि, लगता है कि आपका मर्जी नहीं होता है, फिर भी आपको मजबूरी में जाना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको चाहे मजबूरी में जाना पड़ता हो या नहीं, लेकिन एग्जैक्टली क्या है कि आप वाक्य ही ऐसा बोल रहे हैं जिस वाक्य के अंत में पड़ता है शब्द का प्रयोग हो रहा है। और दूसरा दोस्तों करना है, अर्थात जब काम को करना होता है, मतलब जब किसी काम को करना है, आप जब ऐसे वाक्य बोलते हैं, तो यहां पर भी आपका हैव टू या हैज़ टू का ही रूल अप्लाई होता है मित्रों। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि मुझे स्कूल जाना है या मुझे स्कूल जाना पड़ता है, दोनों का मतलब वही है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फटाफट इसको ट्रांसलेट करेंगे। मुझे का मतलब मैं, ठीक है, बोलेंगे आई। इसके बाद आई साथ में क्या आता है मित्रों, हैव टू आएगा, तो यहाँ पर हैव टू हो जाएगा, तो बोलेंगे आई हैव टू। इसके बाद वर्ब, क्रिया, क्या काम करना पड़ता है मित्रों, जाना पड़ता है, जाना बोलते हैं गो। अब कहाँ जाना पड़ता है, टू लगा के आप उसका नाम लिख देंगे, स्कूल की बात कर रहे हैं, तो बोलेंगे मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो आई हैव टू गो टू स्कूल। क्या बोलेंगे, आई हैव टू गो टू स्कूल। अगर वही बोलते हैं ही के बारे में कि उसे स्कूल जाना पड़ता है, कोई ही है, मैं पहले दोस्तों यहाँ पर हिंदी वाक्य लिखना चाहूँगा, उसे स्कूल जाना पड़ता है। अब इस सेंटेंस को हम लोग मित्रों बनाएंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है उसे, तो इसको बोलेंगे ही। अच्छा, हम उसे को हम सी भी बोल सकते हैं, ये डिपेंड आप पर करता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए मैं ही के बारे में बात करना हूँ, मैंने कहा ही। अब ही के साथ में मित्रों क्या आता है, हैज़ टू, तो यहाँ बोलेंगे ही हैज़ टू। इसके बाद वर्ब वही गो टू स्कूल। बस यहाँ पर आपने देखा कि ही के साथ में हैज़ टू का प्रयोग, तो आपने बोला ही हैज़ टू गो टू स्कूल, ठीक है। और इसी प्रकार से मित्रों, अगर मान लेते हैं आप सी के बारे में बोलते हैं, उसे भोजन बनाना पड़ता है, उसे खाना बनाना पड़ता है, तो बोलेंगे सी हैज़ टू कुक फूड। क्या बोलेंगे, सी हैज़ टू कुक फूड। अगर बोलेंगे उन्हें, उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ता है, अब उन्हें का मतलब आप दे को समझ लीजिए, बोलेंगे दे। अब दे के साथ में मित्रों आएगा हैव टू, दे हैव टू। अब काम क्या करना पड़ता है मित्रों, प्ले क्रिकेट। बस आपका सेंटेंस कंप्लीट है, उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ता है, दे हैव टू प्ले क्रिकेट। अगर मान लेते हैं कोई नाम हो गया मित्रों, जैसे कोई नाम है, उसका नाम है रमेश। अगर बोलना है कि रमेश को कपड़े साफ करना पड़ता है, कपड़े धोना पड़ता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा रमेश, ठीक है। अब रमेश एक नाम है, नाम होने के लिए इसका जिसके साथ में क्या आएगा, हैज़ टू, तो बोलेंगे रमेश हैज़ टू
काम क्या करना पड़ता है मित्रों, वॉश क्लॉथ्स। बस आपका सेंटेंस कंप्लीट है। रमेश हैज़ टू वॉश क्लॉथ। इसी प्रकार से मित्रों अगर कोई भी नाम होगा, मान लीजिए सीता है, बोलना कि सीता को झाड़ू लगाना पड़ता है तो बोलेंगे सीता हैज़ टू स्वीप द फ्लोर, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर कहेंगे हमें अंग्रेजी सीखना पड़ता है तो बोलेंगे वी हैव टू लर्न इंग्लिश। अगर बोलेंगे हमें अंग्रेजी सीखना है तब भी बोलेंगे वी हैव टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। चाहे काम को करना है, अर्थात अंग्रेजी सीखने वाले काम को करना है, चाहे आप ऐसे बोलें चाहे आप बोलें कि इसे करना पड़ता है, दोनों ही सेंस में बिल्कुल इंग्लिश का सेंटेंस उसका सेम ही बनेगा मित्रों। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ चुका है। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने बोलता हूँ, आप मेरे साथ में बोलने का ट्राई कीजिएगा। मान लीजिए आपको बोलना है कि मुझे लिखना पड़ता है तो बोलेंगे आई हैव टू राइट। आपको लिखना पड़ता है यू हैव टू राइट। अगर कहेंगे आपको लिखना है तो बोलेंगे यू हैव टू राइट। अगर बोलेंगे उसे लिखना ही को तो बोलेंगे ही हैज़ टू राइट। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि इसका प्रयोग किस प्रकार के सेंटेंस के लिए होता है और आप इसको कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं। तो मित्रों आइए हम लोग सीखते हैं। अब इसमें जब प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं तो किस प्रकार के प्रश्न आप बोलते हैं, तो कैसे सेंटेंस आप बनाते हैं, तो आइए हम लोग सीखते हैं इसको। तो आइए दोस्तों मैंने आपके सामने लिख दिया हुआ है, जब आप इस प्रकार के सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्यों को यूज करते हैं तो किस प्रकार से आप सेंटेंस को बनाते हैं। मित्रों सबसे पहले ध्यान देंगे, जब आप ऐसे सेंटेंस जिसके शुरुआत में ही क्या शब्द का प्रयोग हो, जैसे बोलते हैं क्या आपको स्कूल जाना पड़ता है, क्या आपको खाना बनाना पड़ता है, क्या उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ता है, क्या हम सबको लिखना पड़ता है, क्या मोहन को कपड़े साफ करने पड़ते हैं, क्या आपके भाई को कमाना पड़ता है। तो जो दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं जिसके शुरुआत में क्या शब्द का प्रयोग होता है, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग होता है, क्योंकि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं मैं मानता हूं, इसलिए मुझे ये भी यकीन है कि आप डू और डज का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि आई यू वी दे के साथ में डू का प्रयोग होता है, बाकी ही सी इट और नेम के साथ में डज का प्रयोग होता है। मतलब जिसके साथ में डू आता है, जब उसके बारे में पूछेंगे तो सबसे पहले डू आएगा, और जिन सब्जेक्ट के साथ में डज आता है उनके बारे में प्रश्न करेंगे तो उनके सबसे पहले क्या आएगा, डज आएगा। तो मित्रों आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, चलिए पहले मैं सेंटेंस लिखता हूं। दोस्तों मैंने एक यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, क्या आपको अंग्रेजी लिखना पड़ता है। देखिए पढ़ता है आ गया ना, यहाँ पर पढ़ता है। तो अब चूंकि यहाँ पर वाक्य का शुरुआत हुआ मित्रों क्या से, तो अब आपको ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर डू या डज में से कोई एक लेके आना, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेके आना, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं दोस्तों सब्जेक्ट है आपको, अर्थात यू सब्जेक्ट है, तो आप जानते हैं कि यू के साथ में आपका आता है डू। तो बोलेंगे क्या आपको अंग्रेजी लिखना पड़ता है, सबसे पहले क्या आ जाएगा डू, इसके बाद सब्जेक्ट कौन है यू, बोलेंगे डू यू, इसके बाद क्या आएगा हैव टू, डू यू हैव टू। काम क्या है दोस्तों, वर्ब लिखना बोलते हैं राइट। अब किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश, क्योंकि आप इंग्लिश लिखने की बात कर रहे हैं। तो बोलेंगे क्या आपको अंग्रेजी लिखना पड़ता है, तो बोलेंगे डू यू हैव टू राइट इंग्लिश। क्या बोलेंगे, डू यू हैव टू राइट इंग्लिश। अगर यही बात मैं आपसे पूछ लूँ या कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछ ले क्या आपको अंग्रेजी लिखना पड़ता है और आप बोलेंगे हाँ मुझे अंग्रेजी लिखना पड़ता है, तो बोलेंगे यस आई हैव टू राइट इंग्लिश। हाँ मुझे अंग्रेजी लिखना पड़ता है। यदि बोलेंगे नहीं मुझे अंग्रेजी नहीं लिखना पड़ता है, तो बोलेंगे नो आई डू नॉट हैव टू राइट इंग्लिश। नहीं मुझे अंग्रेजी नहीं लिखना पड़ता है। तो देखा मित्रों आपने कितना सरल है, कितना सहज है हैव टू का प्रयोग। अब मान लेते हैं अगर आप किसी ऐसे सब्जेक्ट के बारे में प्रश्न करें जिसके साथ में डज आता है, मान लीजिए आप शी की बात कर रहे हैं। चलिए मैं एक वाक्य पहले लिखता हूं। मैंने एक वाक्य लिखा मित्रों, क्या सीमा को बिस्तर लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए फिर से वाक्य का शुरुआत क्या से हुआ है, अब की बार सब्जेक्ट कौन है, सीमा एक नाम है मित्रों, और आप जानते हैं कि नाम के साथ में डज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा डज, इसके बाद सब्जेक्ट कौन हो जाएगा सीमा, क्योंकि हम सीमा की बात कर रहे हैं, तो बोलेंगे डज सीमा। अब इसके बाद यहाँ पर बात आती है मित्रों कि सीमा के साथ में आप हैव टू लिखेंगे या हैज़ टू लिखेंगे। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, जब आप प्रश्न करेंगे डू या डज से, तो हर सब्जेक्ट के साथ में हैव टू का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, हैव टू का। फिर से एक बार, जब आप ही सी इट नेम किसी के साथ में जब आप प्रश्न करते हैं मित्रों, तो यहां पर सबके साथ में हैव टू का प्रयोग होता है, हैव टू का, ना कि हैज टू का, ठीक है। सबके साथ में हैव टू का प्रयोग। अब पूछना है डज सीमा हैव टू,
इसके बाद हैव टू के बाद क्या, वर्ब क्या है दोस्तों, बिस्तर लगाना। बिस्तर को लगाना बोलते हैं मेक, मेक द बेड। बस आपका सेंटेंस तैयार है। तो बोलेंगे डज सीमा हैव टू मेक द बेड, क्या सीमा को बिस्तर लगाना पड़ता है, बोलेंगे डज सीमा हैव टू मेक द बेड। अगर आप उसका आंसर हाँ में देते हैं तो बोलेंगे हाँ सीमा को बिस्तर लगाना पड़ता है, तो बोलेंगे यस। अब की बार बोलेंगे सीमा, अब यहां पर जब आप यस में उत्तर देंगे मित्रों तब हैज टू का प्रयोग होता है, तो बोलेंगे यस सीमा हैज टू मेक द बेड। हाँ सीमा को बिस्तर लगाना पड़ता है, तो यस सीमा हैज टू मेक द बेड। अगर आप नकारात्मक उत्तर देंगे तो बोलेंगे नहीं सीमा को बिस्तर नहीं लगाना पड़ता, बोलेंगे नो सीमा। अब यहां पर चूंकि डज से पूछा गया है, क्योंकि बात सीमा के बारे में हो रही है, अब सीमा के बारे में हमें नकारात्मक उत्तर देना है, तो सीमा एक नाम है, नाम के साथ में डज आता है, तो यहाँ पर आंसर नकारात्मक देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा मित्रों डज नॉट। क्या हो जाएगा, डज नॉट। तो बोलेंगे नो सीमा डज नॉट हैव टू मेक द बेड, नहीं सीमा को बिस्तर नहीं लगाना पड़ता, नो सीमा डज नॉट हैव टू मेक द बेड। दोस्तों यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दे दीजिए ताकि आपको बिल्कुल कभी भी कोई प्रॉब्लम कोई समस्या ना आए। एक बात आपको ध्यान देना है, जब आप प्रश्न करते हैं हैव टू और हैज टू क्लास की बात मैं कर रहा हूं, जब आप प्रश्न करते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आप प्रश्न करेंगे मित्रों, तो प्रश्न करते समय उस सेंटेंस में आपको ध्यान देना है, आपको हैव टू का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया डज से, और अगर आप एस में उत्तर देते हैं तो ही सी नेम इट, जिनके साथ में हैज टू आता है, उत्तर जब आप हाँ में देंगे, हाँ में, तो वहां पर हैज टू का प्रयोग होता है मित्रों। और यदि आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ में बात कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में नो में आंसर देंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर आपका हैव टू का प्रयोग होता है। आपको ये बात ध्यान से समझ लेनी है। अगर इतनी बात आपको समझना है, इस वीडियो को थोड़ा 2-3 बार क्लिक करके 15-20 सेकंड भेज जाइए पीछे बैक में, फिर से सुन लीजिए मित्रों। जब आप प्रश्न करते हैं तो सभी सब्जेक्ट के साथ में, चाहे डू से प्रश्न करें या डज से प्रश्न करेंगे, तो प्रश्न किए गए सेंटेंसेस में सिर्फ हैव टू का प्रयोग होता है, और बाकी आंसर हाँ में देंगे तो आई वी यू दे के साथ में आपका हैव टू आएगा। बाकी ही सी इट और नेम के साथ में, जिनके साथ में हैज टू आता था, वहां पर हैज टू आएगा जब एस में उत्तर देंगे तब। बाकी जब नकारात्मक उत्तर देंगे मित्रों तो सभी के साथ में हैव टू, सभी के साथ में, सभी के साथ में, सभी के साथ में। तो आपको ये बात ध्यान देनी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब ये तो मैंने प्रश्न किया क्या से, जब आपने सीखा जब हम क्या से प्रश्न करते हैं, लेकिन कई बार प्रश्न सूचक शब्द जो होते हैं, क्यों, कब, क्या, कहाँ, कैसे, कितने बजे इत्यादि इत्यादि, ये सब हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं मित्रों। जब हिंदी वाक्य के बीच में आपके सब्जेक्ट आपके क्वेश्चन वर्ड आते हैं, आपके प्रश्न सूचक शब्द जिसको बोलते हैं इंग्लिश के भाषा में, ग्रामर के भाषा में, WH फैमिली का मेंबर अगर हिंदी वाक्य के बीच में आ गया तब उसका पोजीशन आप कहाँ लगाएंगे। तो इसके पहले वीडियो में आप समझ चुके मित्रों, सबसे पहले अगर प्रश्न सूचक शब्द बीच में आ गया तो जो उसका अंग्रेजी होगा वो नियमानुसार सबसे पहले आ जाएगा मित्रों, सबसे पहले। चलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इरेज करके मैं आपको रूल लिख करके फिर से आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो बने रहिएगा मित्रों आप इस वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप भी वीडियो को लाइक जरूर आप कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ आप कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखने के बाद भाई नहीं करते हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने भी इस तरह से बहुत सारी वीडियो देखे हुए हैं, बेचारे चिल्लाते रहते हैं मेरी तरह, बाद में आप लोग जैसे स्टूडेंट सीख कर भी आप उसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मित्रों आपसे मेरा अनुरोध है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी आपको करना होगा तो अभी आप कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। चलिए पहले मैं इसको इरेज करता हूँ। तो आइए मित्रों मैंने यहाँ पर आपके लिए रूल लिख दिया हुआ है, जब प्रश्न सूचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में आते हैं। प्रश्न सूचक शब्द का मतलब मित्रों जिसको बोलते हैं WH फैमिली का मेंबर, या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट भाषा में आप इसको क्वेश्चन वर्ड भी बोल सकते हैं। अब प्रश्न सूचक शब्द कौन से होते हैं मित्रों, क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितने बजे, कौन सा इत्यादि शब्द, ऐसे शब्दों को बोलते हैं प्रश्न सूचक शब्द या WH फैमिली का मेंबर, ठीक है। जब ये सब शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आएंगे तो उसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो उसके लिए पहले उनका अंग्रेजी लिखेंगे आप, फिर डू या डज में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, फिर हैव टू, बाकी वर्ब, इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। चलिए पहले मैं एक एग्जांपल के तौर पे पहले मैं हिंदी वाक्य लिखता हूं मित्रों। यहां मैंने एक वाक्य लिखा, आपको कितने बजे स्कूल जाना पड़ता है, कितने बजे, ध्यान देंगे कितने बजे मित्रों जो है आपका है क्या है
प्रश्न सूचक शब्द जिसको बोलते हैं WH फैमिली का मेंबर, या इसको क्वेश्चन वर्ड आप बोल सकते हैं। मैं यहाँ पर मान चल रहा हूँ क्वेश्चन वर्ड, इसको अभी आप समझिए फिलहाल के लिए। अब देखिए, अब जब हिंदी वाक्य के बीच में कितने बजे आ गया क्वेश्चन वर्ड, तो इसका अंग्रेजी नियमानुसार सबसे पहले लिखते हैं, फिर इसके बाद डू डज में से कोई एक हो तो सब्जेक्ट के अनुसार आप समझ जाएंगे मित्रों क्या आएगा, फिर बाकी चीज़ें वही हैं। चलिए, कितने बजे को बोलते हैं, क्या बोलेंगे पहले, व्हाट टाइम, क्या बोलेंगे, व्हाट टाइम, व्हाट टाइम। अब चूंकि आपको सब्जेक्ट को नहीं यू के साथ में आएगा डू, तो बोलेंगे व्हाट टाइम डू यू, सब्जेक्ट हो गया यू। इसके बाद फिर आ गया मित्रों हैव टू, व्हाट टाइम डू यू हैव टू, काम क्या है, गो टू स्कूल, आपको कितने बजे स्कूल जाना पड़ता है, तो बोलेंगे व्हाट टाइम डू यू हैव टू गो टू स्कूल। अब मान लीजिए जिससे आप पूछ रहे हैं, अगर वो बोलेगा कि मुझे 8 बजे स्कूल जाना पड़ता है, तो बोलेगा आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल एट 8 o'clock, मुझे 8 बजे स्कूल जाना पड़ता है, तो आई हैव टू गो टू स्कूल एट 8 o'clock। अगर मान लेते हैं वहीं पर हम ही के बारे में बात करते हैं कि उसे कब नहाना पड़ता है। चलिए मैं एक पहले वाक्य लिखता हूँ, उसे कब नहाना पड़ता है। अब की बार मित्रों यहाँ पर हिंदी वाक्य के बीच में कब शब्द का प्रयोग हुआ। अब कब को आप बोलते हैं व्हेन, क्या बोलेंगे, व्हेन। अब क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, उसे, मतलब ही की बात कर रहे हैं, तो अब जानते हैं कि मित्रों ही के बाद आपका जो हेल्पिंग वर्ब है डू डज में से क्या आएगा, डज आएगा, ये आप जानते हैं, बोलेंगे व्हेन डज। अब इसके बाद सब्जेक्ट कौन है, ही, व्हेन डज ही। इसके बाद फिर आगे आपका आ गया हैव टू। इसके बाद काम क्या है मित्रों, नहाना की बात हो रही, नहाना बोलते हैं टेक बाथ, क्या बोलेंगे, टेक बाथ। बस सेंटेंस आपका कंप्लीट है। उसे कितने बजे नहाना, उसे कब नहाना पड़ता है, तो व्हेन डज ही हैव टू टेक बाथ, व्हेन डज ही हैव टू टेक बाथ, उसे कब नहाना पड़ता है। मान लीजिए आप आंसर देंगे कि उसे बिल्कुल सुबह नहाना पड़ता है, बिल्कुल भोरवे में नहाना पड़ता है, तो बोलेंगे ही, क्या बोलेंगे, ही हैज़ टू टेक बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग, ही हैज़ टू टेक बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पर आपने पॉजिटिव आंसर दिया, सकारात्मक आंसर दिया मित्रों, तो इसीलिए क्योंकि आप ही के बारे में सकारात्मक आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप हैज़ टू का प्रयोग करेंगे, तो बोलेंगे ही हैज़ टू टेक बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसी प्रकार से मान लेते हैं अगर आप पूछते हैं दे के बारे में, उन्हें कहाँ क्रिकेट खेलना पड़ता है, कहाँ, अब कहाँ बीच में आ गया, तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेयर, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कहाँ का मतलब होता है वेयर, तो वेयर। अब चूंकि दे के बारे में बात करें तो वहां पर डू का प्रयोग होगा, दे के साथ में डू आता है, तो बोलेंगे वेयर डू दे हैव टू प्ले क्रिकेट। चलिए मैं कुछ सेंटेंसेस मित्रों आपके सामने फटाफट रख रहा हूं और आप इन सेंटेंसेस को फटाफट बनाने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए जैसे बोलना है कि मोहन को क्या बनाना पड़ता है, क्या, ठीक है, तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, What does मोहन हैव टू प्रिपेयर, What does मोहन हैव टू प्रिपेयर। अगर खाना बनाने की बात हो रही तो आप प्रिपेयर, या बोल सकते हैं What does मोहन हैव टू कुक। ठीक है, अगर बोलना है कि सुरेंद्र को कैसे स्कूल जाना पड़ता है, तो अब कैसे आ गया, तो कैसे बोलेंगे हाउ, तो बोले अब सुरेंद्र एक नाम, वहां पर डज आएगा, तो बोलेंगे हाउ डज सुरेंद्र हैव टू गो टू स्कूल, हाउ डज सुरेंद्र हैव टू गो टू स्कूल, सुरेंद्र को स्कूल कैसे जाना पड़ता है। इसी प्रकार से मित्रों बोलना है कि हमें 15 अगस्त कब मनाना पड़ता है। अब की बार सब्जेक्ट है मित्रों हमें, मतलब वी, तो बोलेंगे कब मनाना पड़ता है, बोलेंगे व्हेन डू वी हैव टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त को बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे, बोलेंगे व्हेन डू वी हैव टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, हमें 15 अगस्त का मनाना पड़ता है। तो मित्रों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो समझ में आया। अच्छा, कुछ और चीज़ें हैं, जैसे अगर आपको पूछना है कि आपको एक दिन में कितना रोटी खाना पड़ता है। अब कितना के लिए मित्रों आप जानते हैं कि जब कितना, कितने, कौन सा, किसका, जब ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है तो इन शब्दों के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ये आप जानते हैं, पिछले वीडियो में भी आपने बहुत बढ़िया तरीके से सीखा हुआ था। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं। चलिए मैं पहले एक वाक्य लिखता हूँ, इसके बाद हम लोग उसको ट्रांसलेट करेंगे। सेंटेंस है आपको कितना रोटी खाना पड़ता है। कितना शब्द का प्रयोग हुआ है, किसके लिए प्रयोग हुआ मित्रों, रोटी के लिए। अब आप जानते हैं रोटी को आप गिन सकते हैं, तो कितना का अंग्रेजी हो जाएगा हाउ मेनी। तो बोलेंगे हाउ मेनी
रोटी को बोलते हैं चपाती, ठीक है। हाउ मेनी चपाती, आप ब्रेड भी बोल सकते हैं। हाउ मेनी के बाद तुरंत आपका ऑब्जेक्ट आ गया मित्रों चपाती, क्योंकि थोड़ा सा रूल अलग है, इस रूल के हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। आपको पहले हाउ मेनी तो आपका क्वेश्चन वर्ड है ही, इसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर डू डज नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर डू और डज आएगा, फिर बाकी चीज़ें वही रहेंगी, ठीक है। तो बोलेंगे हाउ मेनी चपाती, इसके बाद सब्जेक्ट है यू, तो यहाँ पर डू आएगा, तो बोलेंगे डू यू हैव टू ईट, आपको कितना रोटी खाना पड़ता है, तो हाउ मेनी चपाती डू यू हैव टू ईट। अगर बोलते हैं कि आपको कितना पानी पीना पड़ता है, तो यहाँ पर पानी के लिए आपका हाउ मच आएगा, तो बोलेंगे हाउ मच वाटर डू यू हैव टू ड्रिंक। अगर यहाँ पर होता कि उसे सी को कितना पानी पीना पड़ता है, तो हाउ मच वाटर, अब यहाँ पर डज का प्रयोग हो जाएगा, बोलेंगे हाउ मच वाटर डज सी हैव टू ड्रिंक, उसे कितना पानी पीना पड़ता है। अब अगर आप आंसर देना चाहें कि उसे 4 ग्लास पानी पीना पड़ता है, तो बोलेंगे सी हैज़ टू ड्रिंक 4 ग्लास ऑफ वाटर, सी हैज़ टू ड्रिंक 4 ग्लास ऑफ वाटर। ध्यान देंगे दोस्तों, अब यहाँ पर आप पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं सी के बारे में, तो यहाँ पर आपका हैज़ टू का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से मित्रों अगर आप बात करते हैं, सपोज करो कि वे के बारे में, दे के बारे में, उन्हें कौन सा मोबाइल चलाना पड़ता है, दे की बात कर रहे हैं, उन्हें कौन सा मोबाइल चलाना पड़ता है, तो कौन सा के लिए बोलते हैं विच, ठीक है। और क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है मोबाइल, तो तुरंत आएगा विच मोबाइल डू दे हैव टू ऑपरेट, विच मोबाइल डू दे हैव टू ऑपरेट। आपको किस स्कूल में पढ़ना पड़ता है, अगर मैं आपसे पूछे ये बात कि आपको किस स्कूल में पढ़ना पड़ता है, किसको बोलेंगे विच, ठीक है। तो बोलेंगे इन विच, अब यहाँ पर ध्यान देंगे किस स्कूल में है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ऐसे वाक्य आपके सामने आते हैं मित्रों, तो इन विच का प्रयोग होता है, इन विच स्कूल डू यू हैव टू स्टडी, इन विच स्कूल डू यू हैव टू स्टडी, आपको किस स्कूल में पढ़ना पड़ता है। आप बोलेंगे मुझे सरदार पटेल में पढ़ना पड़ता है, तो बोलेंगे आई हैव टू स्टडी इन सरदार पटेल, आई हैव टू स्टडी इन सरदार पटेल। अगर आप वहाँ पर कोई नाम के बारे में आप पूछते हैं, ठीक है, जैसे कोई नाम है, उसका नाम है सुरेंद्र, बोलना कि सुरेंद्र को किसका साइकिल चलाना पड़ता है। मान लीजिए सुरेंद्र साइकिल चलाता है, लेकिन उसका साइकिल अपना नहीं है, आपको वही पूछना है कि सुरेंद्र को किसका साइकिल चलाना पड़ता है, तो बोलेंगे हुज बाइसिकल, किसका के लिए होगा हुज, तो बोलेंगे हुज बाइसिकल डज सुरेंद्र हैव टू राइड, हुज बाइसिकल डज सुरेंद्र हैव टू राइड। आपको कौन सा किताब पढ़ना पड़ता है, कौन सा, विच बुक डू यू हैव टू रीड, विच बुक डू यू हैव टू रीड। आपको कितना घंटा पढ़ना पड़ता है, आपको कितना घंटा पढ़ना पड़ता है। अगर मैं ये बात आपसे पूछूं, अब क्योंकि घंटा की बात हो रही, जो कितना शब्द का प्रयोग हुआ मित्रों, घंटा के लिए हुआ है, ठीक, घंटे के लिए हुआ, मतलब हुआ है घंटा नहीं जिसको बजाते हैं, हाँ घंटे के लिए। अब आप घंटे को गिन सकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, तो यहाँ पर आएगा हाउ मेनी, तो बोलेंगे हाउ मेनी आवर्स भी बोल सकते हैं आप बोलेंगे हाउ मेनी आवर्स डू यू हैव टू रीड, या हाउ मेनी आवर्स डू यू हैव टू स्टडी, आपको कितने घंटे पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है मित्रों कि आपको यहाँ पर हैव टू और हैज़ टू का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। जब आप वर्तमान की मजबूरी बताते हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए, जब आपको वर्तमान के बारे में वाक्य बोलते हैं, वर्तमान के बारे में आप वाक्य बोलते हैं, और उस वाक्य के अंत में, उस हिंदी वाक्य के अंत में पढ़ता है या करना है शब्द का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर हैव टू और हैज़ टू का प्रयोग होता है। और आपने देखा कि हैव टू का प्रयोग किसके साथ में होता है और हैज़ टू का प्रयोग किन किन के साथ में होता है। तो इतना तो आप समझ चुके हैं मित्रों। अब मुझे लगता है कि आप बिल्कुल समझ चुके हैं, और फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा कुछ और सेंटेंसेस के साथ में। जैसे आपको बोलना है कि अब मुझे जाना है, अब मुझे जाना है, मतलब जाने वाले काम को करना है, ठीक है। ऐसे भी वाक्य, तो बोलेंगे आई हैव टू गो नाउ, आई हैव टू गो नाउ। अब आपको सोना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो जग रहा है काफ़ी देर से, और आप उसको बोल रहे भाई देखो 10 बज गया, अब तुम्हें सोना है, ठीक है, अब आपको टहलना नहीं, आपको सोना है। बोलेंगे यू हैव टू स्लीप नाउ, यू हैव टू स्लीप नाउ। मान लीजिए आप किसी को बोलेंगे अब आपको उठना है, तो बोलेंगे यू हैव टू गेट अप, यू हैव टू गेट अप। मुझे 3 बजे उठना पड़ता है, मुझे 3 बजे उठना पड़ता है, तो बोलेंगे आई हैव टू गेट अप एट 3 o'clock, आई हैव टू गेट अप एट 3 o'clock। अगर आप बोलते हैं कि मेरे दोस्त को दोपहर में कठिन परिश्रम करना पड़ता है, मेरे दोस्त को दोपहर में कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तो बोलेंगे माई फ्रेंड हैज़ टू वर्क हार्ड
इन द आफ्टरनून या एट आफ्टरनून बोल सकते हैं आप। वैसे आमतौर पे दोस्तों आफ्टरनून के लिए एट का प्रयोग होता है, तो बोलेंगे माय फ्रेंड हैज़ टू वर्क एट आफ्टरनून। ठीक है, तो दोस्तों आपने समझा कि यहाँ पर हैव टू और हैज़ टू का प्रयोग किस प्रकार से होता है। और अगर आप समझ चुके हैं तो मैं आपके लिए 3 सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर रिप्लाई करेंगे, ताकि मैं समझ सकूँ कि आपने जो सीखा है आप उसको लिख पाते हैं भी या नहीं लिख पाते हैं, आप बढ़िया सीख पाए कि नहीं। चलिए, मेरा पहला सेंटेंस है मित्रों कि मुझे फूल तोड़ना पड़ता है, मुझे फूल तोड़ना पड़ता है। अगर और सेकंड आपका है मित्रों कि उसे, सी की बात कर रहे हैं, उससे सब्जी काटना पड़ता है। और तीसरा सेंटेंस है मित्रों, क्या उन्हें मैदान में क्रिकेट खेलना पड़ता है। तो मित्रों इन्हीं 3 सेंटेंसेस के साथ में मैं चाहूँगा इस वीडियो को ख़त्म करूँ। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस वीडियो को समझ चुके हैं और आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं, और साथ ही साथ तीनों सेंटेंसेस को आप ज़रूर ट्रांसलेट करके लिखेंगे। मित्रों आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ आज ही कि हैव टू का प्रयोग तीनों टाइम में होता है, वर्तमान में, फ्यूचर में और पास्ट में। तो आज आपने वर्तमान में सीखा, कल आपको बताऊंगा फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में कैसे हैव टू का प्रयोग होता है, फिर परसों आपको बताऊंगा मैं अगले वीडियो में कि पास्ट में कैसे हैव टू का प्रयोग होता है। तो मित्रों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया। एक बार फिर से आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर आप कर दीजिए। वैसे अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन का जो घंटा बजेगा आपके मोबाइल में पहले आपके पास जाएगा, तो आप समझ चुके होंगे कि मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड कर दिया हुआ है। तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो सुन करके, देख करके बड़ा एंजॉय आया होगा, आपने इसको सीखा हुआ है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।